वेलकम फ्रेंड्स, तो ये पहला पार्ट है क्लास 11 चैप्टर 2 का पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है जो अपने अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहा होता है। जैसे मैथ्स में अगर हम लिखें x इक्वल्स टू 3 तो क्या होता है, x यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें हम 3 वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर ही हुआ जो अपने अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है और जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जब हम पाइथन में ये कोड लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 3 तो वहाँ पे 3 वैल्यू जो है वो x को असाइंड हो जाती है और मेमोरी में ये 3 वैल्यूज एक लोकेशन पे स्टोर हो जाती है x नाम से। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर जो अपने अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहा होता है और आगे जब कोडिंग हम करेंगे और हमें कभी भी वो वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो हम उसे x से एक्सेस करेंगे क्योंकि x में हमने स्टोर करी है वो वैल्यू। ओके, किसी भी वेरिएबल को हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट होगा आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल, दूसरा टाइप ऑफ द वेरिएबल और तीसरा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट था वो था आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है। जब हम कोई किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, वो वैल्यू स्टोर हो जाती है उस वेरिएबल के नाम से। जैसे हमने x इज इक्वल्स टू 3 लिखा तो 3 वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाएगी x नाम से। तो अब कोई चीज़ मेमोरी में रह रही है तो उसका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में। कोई भी चीज़ जो मेमोरी में स्टोर हो रखी है उसका कुछ एड्रेस होता है। तो अगर हमें देखना है कि मेमोरी में जो हमने ये वैल्यू स्टोर करी उसका एड्रेस क्या है तो उसके लिए भी एक मेथड होता है। क्या नाम है उस मेथड का, आईडी मेथड। इसे हम कैसे यूज करते हैं हम उसे देखते हैं पहले। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया x जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करी। अब अगर हमें इसका एड्रेस देखना है तो हम लिखेंगे आईडी और जो वेरिएबल का नाम है वो लिख देंगे। तो मेमोरी में जो ये 10 वैल्यू x में जो स्टोर हुई उसका एड्रेस क्या था, ये मेमोरी में उसका एड्रेस होगा। तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल जो हमने डिफाइन करा उसमें कुछ वैल्यू डाली वो मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ, उसका मेमोरी में क्या एड्रेस है, उसे देखने के लिए हम आईडी मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, बस हम आईडी लिखेंगे, आईडी फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख देंगे, वेरिएबल का नाम। फिर वो मेमोरी में जहाँ पे भी स्टोर हुआ होगा उसका एड्रेस आ जाएगा। अब हम जो सेकंड कंपोनेंट है, तो सेकंड कंपोनेंट है टाइप ऑफ द वेरिएबल। टाइप ऑफ द वेरिएबल्स मतलब है कि वेरिएबल में जो हम डाटा डालते हैं उसका कुछ ना कुछ टाइप होगा। लोग किस टाइप का होगा, नंबर्स की फॉर्म में है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में है। तो जो भी हम डाटा डालते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो न्यूमेरिक होगा या वो अल्फा न्यूमेरिक होगा, अल्फाबेट्स और नंबर्स की फॉर्म में। तो न्यूमेरिक डेटा के भी और टाइप हो सकते हैं। न्यूमेरिक मतलब नंबर, तो नंबर में जैसे इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, बूलियन। अल्फा न्यूमेरिक में जैसे अल्फाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे, डिजिट्स हो सकती है, सिंबल्स हो सकते हैं। तो ये डेटा के कुछ टाइप हैं। अब हम इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला डेटा टाइप है नंबर, मतलब न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक अगर किसी कोई वेरिएबल है उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है अगर वो नंबर डेटा टाइप का है, इसका मतलब है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी फर्दर डिवाइड हो सकती है, या तो वो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी मतलब डेसिमल टाइप, या फिर कॉम्प्लेक्स में होगी, इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में होगी। हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है। इंटीजर डेटा टाइप जिसे इंट से भी लिखते हैं पाइथन में। अगर कोई डेटा पाइथन में इंटीजर टाइप का है इस मतलब कि वो होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पाइथन में अगर हम कोई वेरिएबल में कोई इंटीजर टाइप का डेटा डाल रहे हैं तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, वो इंटीजर कितना भी बड़ा हो सकता है। बस हमारी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी है, वो कितना बड़ा नंबर होल्ड कर सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल है 6, ये माइनस के भी है, 0 भी इंटीजर हुआ। तो डेटा टाइप का पहला डिवीजन था नंबर, और नंबर में हमने सबसे पहले इंटीजर डिस्कस करा। अब सेकंड था फ्लोटिंग नंबर्स, मतलब डेसिमल वाले, उनको देखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर क्या होता है, इनमें रियल नंबर्स आते हैं। इसमें कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू होती है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। जैसे कि ये सब में डेसिमल है, नंबर है, फिर कुछ डेसिमल पार्ट है, वो डेसिमल पार्ट 0 भी हो सकता है। थर्ड डिवीजन था नंबर टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इनमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी।
जैसे हमने एक वेरिएबल लिया x, इसमें ये रियल पार्ट है 2 और ये 5 जे जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम लिखें कि प्रिंट करें x जो वेरिएबल था उसमें जो वैल्यू है उसका रियल पार्ट कॉमा x का इमेजिनरी पार्ट। तो x का रियल पार्ट क्या था 2, इसने 2.0 करा। बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल में ही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो x का रियल पार्ट, x वेरिएबल में जो भी है क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट आ गया 2.0, कॉमा था तो स्पेस, फिर इमेजिनरी पार्ट 5.0। अब जो नंबर डेटा टाइप था उसके हमने तीनों जो सब डिवीजन थे, क्या क्या टाइप हो सकता है नंबर डेटा टाइप पे भी किसी डेटा के, वो हमने डिस्कस करे। पहला था इंटीजर, फिर फ्लोट मतलब कि डेसिमल डेटा टाइप, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने न्यूमेरिकल डेटा टाइप डिस्कस करे, पर अगर हमारा कोई डाटा जो नंबर की फॉर्म में ना हो तो उसके क्या डिवीजन होंगे, अब हम ये देखेंगे। तो पहला डेटा टाइप उसमें आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं। अब कैरेक्टर क्या हो सकता है? नंबर भी हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हमारा कोई डेटा कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, उनका कलेक्शन है, तो उसका डेटा टाइप क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग्स। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ये नंबर का कलेक्शन था, सीक्वेंस था, ये सिंबल्स का सीक्वेंस था और ये लेटर्स का, तो ये क्या कहलाएंगे? ये स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। अब अगर किसी डेटा टाइप, अगर हमारा किसी डेटा का डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उसे हम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। कोड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो कोड्स हम ऊपर लगाते हैं ये उसका पार्ट नहीं होते। हमारा डेटा सिर्फ यही है 3 4 5 6 ये कलेक्शन है। कोड्स हमने इसलिए लगाए, कोड्स को बताते हैं स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रिंग। ये दिखाते हैं कि जो हमारा डेटा है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया। कोड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी और जहाँ पे वो खत्म होंगे वो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो डेटा है वो खत्म हो गया, इतना ही डेटा था। तो स्ट्रिंग क्या हुआ? कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हम कोई वेरिएबल लें मैसेज नाम का, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम लिया मैसेज और उसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर करी? हेलो। हेलो क्या हुआ? इसका टाइप क्या हुआ? ये न्यूमेरिक नहीं है ना, ये इंटीजर डेसिमल इन सब में तो नहीं आएगा। इसका डेटा टाइप क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग टाइप का है और ये इससे देख के पता चल जाता है जहाँ पे भी कोड्स होंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होगा। अगर कोड्स दिख रहे हैं कहीं पे तो मतलब पाइथन में वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो क्या करा हमने? एक वेरिएबल लिया मैसेज टाइप का, उसमें एक वैल्यू डाली हेलो जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। फिर हमने क्या करा? प्रिंट करवाया मैसेज को। मैसेज क्या था? हमने पहले ही लिख दिया था मैसेज एक वेरिएबल है। तो अब अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? उस वेरिएबल के अंदर जो हमने स्टोर करा होता है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं आए क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हमारा डेटा नहीं था, वो तो सिर्फ दिखा रहे थे कि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। अब हम अगला डेटा टाइप देखते हैं। अगला डेटा टाइप है नन। नन क्या दिखाता है? नन एक स्पेशल डेटा टाइप है जो एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। ये दिखाता है कि लैक ऑफ वैल्यू, मतलब उसमें कुछ वैल्यू एक तरीके से नहीं होती है। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल लें उसमें नन जो ये टाइप है डेटा का वो डालें और उसे प्रिंट करें तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा, वो कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। आगे जाके नन का भी यूज होता है, हम इसे और डिटेल में आगे इसका यूज देखेंगे। हम दूसरा टाइप देखते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा न्यूमेरिक डेटा टाइप, फिर हम आए न्यूमेरिक के अलावा के डेटा टाइप हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आया स्ट्रिंग जो सीक्वेंस था। अब नन आया। नन दिखाता है लैक ऑफ वैल्यू, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता है एक तरीके से। हम अगर उसे प्रिंट करें किसी वेरिएबल में, अगर हम नन वैल्यू स्टोर करें और उसे प्रिंट करें तो कुछ भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। जो अगला डेटा टाइप है हमारे पास वो क्या है? बूलियन या फिर बूल। तो किसी डाटा का जो डेटा टाइप है वो बूलियन या फिर बूल तब कहलाता है जब उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो, या तो वो ट्रू ही हो या तो वो फॉल्स हो। जैसे अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो और उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू या फिर फॉल्स में से ही आए तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? बूल। जैसे ऐसा है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो और हमें ऑप्शन दे रखा है दिल्ली और मुंबई, तो आंसर क्या होगा? दिल्ली अगर है तो ट्रू होगा और मुंबई है तो फॉल्स। तो आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में से ही आएगा। तो वो जो एक्सप्रेशन है उसका डेटा टाइप क्या होगा? बूलियन या फिर बूल। जैसे पाइथन के कोडिंग में एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया y, हमने उसमें एक एक्सप्रेशन असाइन करा उसे 5 ग्रेटर देन 7। ये ट्रू नहीं है क्योंकि 5 लेस देन होता है। अब हम देखते हैं कि y वेरिएबल ने वैल्यू क्या गई, हमने असाइन करा 5 ग्रेटर देन 7,
उसके अंदर एग्जैक्टली क्या गया उसका रिजल्ट, प्रिंट करा फॉल्स आया, मतलब y में क्या वैल्यू गई, फॉल्स। फॉल्स को गई क्योंकि 5 ग्रेटर देन 7 नहीं होता है। अगला एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल लिया g, स्टेटमेंट असाइन करें 23 लेस देन 56, ट्रू है, 23 लेस देन होता है। अब हम देखते हैं g में क्या वैल्यू गई होगी, g लिखा, प्रिंट करा, g की वैल्यू ट्रू आई क्योंकि ट्रू था। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो दो स्टेटमेंट हमने वेरिएबल्स में डाली, इनका डेटा टाइप क्या था, बूलियन, क्योंकि इनका रिजल्ट सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी, या तो ये ट्रू हो सकता था या तो ये फॉल्स हो सकता था। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है y और g, उनमें जो डेटा गया उनका डेटा टाइप क्या था, बूलियन, क्योंकि सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी, ट्रू या फिर फॉल्स, ये बूलियन डेटा टाइप हुआ। अब हमने सारे डेटा टाइप डिस्कस कर लिया, अब हम आगे देखते हैं। टाइप फंक्शन क्या करता है, अभी तक हमने बहुत अलग अलग डेटा टाइप पढ़े, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, बुलियन हो, नन हो। तो ये सब क्या थे, वेरिएबल में जो डेटा हम डाल रहे थे उनके टाइप पढ़ रहे थे हम। वेरिएबल का कंपोनेंट था टाइप ऑफ द डेटा। अब अगर हमें कोई डेटा दे दिया जाए और हमें जानना हो कि उसका टाइप क्या है, हमें खुद देखना है किसी फंक्शन की मदद से, तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, टाइप फंक्शन की मदद से देखते हैं। टाइप फंक्शन से हम कैसे देखते हैं, इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं पहले। टाइप फंक्शन के अंदर हम वो डेटा लिख देते हैं जिसका हमें टाइप देखना है। टाइप लिखा तो क्या आया, क्लास इंट, मतलब ये बस इतना है, इंट। 5 का टाइप क्या आया, इंट। जैसे 87.54 डाला तो इसका टाइप क्या आया, फ्लोट। फंक्शन के अंदर हमें डेटा लिख देना है तो वहाँ पे उसका टाइप आ जाएगा। जैसे अब हम डेटा लिखते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे होता था, कोट्स के अंदर, कोट्स के अंदर एक सीक्वेंस लिख देते थे कैरेक्टर का, तो क्या दिखा है, str, स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं पाइथन में। अब हम अगला कोई डेटा डालते हैं, ये भी स्ट्रिंग ही होगा, कैसे, क्योंकि कोट्स के अंदर लिखा है, कोट्स के अंदर हमने सिंबल का सीक्वेंस लिख दिया, तो इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही आया है, सीक्वेंस था कैरेक्टर्स का इसलिए। अगला डेटा टाइप देखते हैं क्या आता है, डेटा हमने डाला नन, इसका डेटा टाइप क्या है, नन टाइप का है। ये डेटा जब हमने नन लिखा तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, नन। अब हम लिखते हैं, जैसे अभी हमने बूलियन पढ़ा था, इसको ऐसे ही लिखते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, टी कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल केस में। तो टाइप क्या आया, बूल टाइप का है, ट्रू वैल्यू है तो इसलिए बूल टाइप का हुआ। तो टाइप फंक्शन से हमें किसी भी डेटा का टाइप पता चल जाता है। उस फंक्शन के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो भी हम डेटा लिखेंगे हमें उसका टाइप पता चल जाएगा कि उसका क्या टाइप है। जैसे यहाँ पे इंटीजर था तो इंट दिखाया कि ये इंटीजर टाइप का है 5, डेसिमल में था तो फ्लोट बोलते हैं तो फ्लोट दिखाया, स्ट्रिंग दिखाया, ऐसे अलग अलग डेटा टाइप दिखाए। अब हम आगे देखते हैं कि थर्ड कंपोनेंट क्या था वेरिएबल का, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये क्या है, ये है लास्ट कंपोनेंट वेरिएबल का। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम वैल्यू वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल को, तो वो कैसे करता है। जैसे कोई वेरिएबल है उसका हम यूज़ भी करते हैं, उसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में उसे यूज़ भी कर सकते हैं। हमें बार बार वो जो हमारा डेटा है उसे लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसे वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है, ये जो इज इक्वल्स टू है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे लिखा कंट्री, ये क्या काम कर रहे हैं, ये एक वेरिएबल है इसमें हम स्टोर कर रहे हैं ये स्ट्रिंग, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। इसमें यहाँ पे ये क्या है, ये सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, ये सारे अल्फाबेट्स हैं, बीच में स्पेस है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो हुआ क्या, एक वेरिएबल लिया, उसका नाम हमने कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने कंट्री दिया, उसने क्या वैल्यू असाइन करी, ये स्ट्रिंग, इंडिया इज अ कंट्री। तो अगर हमें जो हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे और उसमें बार बार ये स्टेटमेंट यूज हो रही होगी प्रिंट करने के लिए, तो हमें बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली उसे वेरिएबल के थ्रू इस स्टेटमेंट को एक्सेस कर लेंगे क्योंकि इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे कंट्री जो है वो नेम ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ये इंडिया इज अ कंट्री। और ये इज इक्वल्स टू क्यों यूज हुआ, इज इक्वल्स टू क्या करता है, जब हम वेरिएबल के आगे इज इक्वल्स टू लिखते हैं और इज इक्वल्स टू के बाद ये कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं तो वो असाइन कर देता है कंट्री को। इसे इज इक्वल्स टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, जो कोई भी ऑपरेशन करे, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या काम है यहाँ पे, असाइन करने का, वो वैल्यू असाइन कर रहा है
वेरिएबल को, तो इसीलिए इज इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम किसी एक वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पर अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल चाहिए हो, हमें बहुत सारे वेरिएबल चाहिए और उनमें वैल्यू असाइन करनी हो, तो वो हम कैसे करेंगे पाइथन में, अब हम ये देखेंगे। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। इसका सिंटेक्स कैसे है, मतलब इसको लिखने का तरीका कैसे है। पहले हम सारे वेरिएबल के नाम लिख देते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जितने भी वेरिएबल हमें चाहिए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यूज लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग। ये वर्क कैसे करता है, जो पहला वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू जाएगी, सारी वैल्यूज नहीं जाएंगी, पहले वेरिएबल में करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब सबसे पहले जो वैल्यू लिखी होगी वो सबसे पहले वाले वेरिएबल में जाएगी। फिर दूसरी जो वैल्यू लिखी होगी वो किस में जाएगी, दूसरे वेरिएबल में। फिर तीसरी वैल्यू किस में जाएगी, तीसरे वेरिएबल में। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में चली जाती हैं। जैसे हम एक बार से कोड करके देखते हैं। हम 3 वेरिएबल लेंगे, पहला वेरिएबल नेम लिया, दूसरा वेरिएबल रोल नंबर और तीसरा सब्जेक्ट। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर से वैल्यूज डाल देंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। पहला वैल्यू हमने ली नेम वेरिएबल के अंदर, नेम लिखा, इसे कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, मतलब स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हमेशा कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। फिर रोल नंबर 12 इंटीजर टाइप, इसका डेटा टाइप है इस डेटा का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा, इसलिए वो कोट्स में लिखेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसलिए। अब सारे वेरिएबल को एक बार हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या उनमें उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं, ये चेक करने के लिए। प्रिंट क्या होना चाहिए, नेम में मोहन, रोल नंबर में 12 और सब्जेक्ट में इंग्लिश। रन करके देखते हैं। नेम की जगह क्या हुआ, मोहन प्रिंट हो गया। फिर ये जो कॉमा की जगह स्पेस आ गया, रोल नंबर में 12 वैल्यू डाली थी, 12 प्रिंट हो गई। सब्जेक्ट में इंग्लिश स्टोर करा था, इंग्लिश प्रिंट हो गया। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज डालनी हो तो कैसे करेंगे। वेरिएबल्स लिख देंगे, वेरिएबल जो भी हमें चूज करना है उनके नाम लिख देंगे, उन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर जो भी वैल्यूज हमें डालनी है वो लाइन वाइज लिख देंगे। जो पहली वैल्यू है वो पहली ही वेरिएबल में जाएगी, मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये पहला तरीका था। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं वैल्यू स्टोर करने का वेरिएबल में। अगला तरीका है वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने का, असाइनिंग सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। इसमें क्या बताएंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हो और हमें उसमें सेम वैल्यूज ही स्टोर करनी हो तो उसे कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो है ही हमारे पास, हम सेम वेरिएबल लें, एक्स ले, उसमें भी वन वैल्यू स्टोर करें, फिर नेक्स्ट में वाई उस ले, उसमें भी सेम वन वैल्यू स्टोर कर दें। ऐसे हम लिखते जाएं और वैल्यू स्टोर करते जाएं, फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसे हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ऐसे, ये सिंटेक्स है। पहले वेरिएबल का नाम, दूसरे वेरिएबल का नाम, तीसरे वेरिएबल का नाम, इनमें सेम वैल्यू स्टोर करनी है तो सब में इज इक्वल्स टू लगा देंगे सबके बीच में। ऐसे हमें जितने भी वेरिएबल चाहिए हम लिख देंगे और लास्ट में इज इक्वल्स टू उनकी वैल्यूज। हमें बस एक बार वैल्यू लिखनी पड़ेगी और सारी वो सेम वैल्यू सारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे इसे एक बार कोड करके देखते हैं। पहला वेरिएबल हमने x लिया, दूसरा y, तीसरा z और इज इक्वल्स टू 44। असाइन कर दिया 44 वैल्यू तीनों को। इस डेटा का टाइप क्या है, इंट। प्रिंट करके देखते हैं तीनों वेरिएबल को क्या इनमें वैल्यू स्टोर हो गई है। स्टोर हो गई, x में भी 44, y में भी 44, z में भी 44। तो पहला तरीका था मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रहे थे, मल्टीपल वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट कर रहे थे सारे वेरिएबल को और वैल्यूज को भी असाइन हो जा रही थी। फिर ये दूसरा तरीका है सेम वैल्यू असाइन करने का मल्टीपल वेरिएबल को, सारे वेरिएबल को इज इक्वल्स टू करके लिख देंगे और फिर एक ही बार वैल्यू लिखेंगे, वो सारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स के नाम देने के क्या रूल्स होते हैं। ऐसे तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, पर कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए ही। जैसे पहला रूल है कि पाइथन में वेरिएबल के नाम के स्टार्टिंग में हमेशा अल्फ़ाबेट होंगे, और एक एक्सेप्शन है कि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, पर डिजिट्स और सिंबल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। जैसे ये है एक एग्जांपल वेरिएबल का, ये वैलिड है क्योंकि स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट है, ये भी वैलिड है क्योंकि स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है। ये दोनों वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ गया और यहाँ पे डिजिट,
तो ये दोनों इनवैलिड है। अगर हम इनको यूज करते हैं वेरिएबल के लिए तो एरर आएगी। दूसरा रूल है कि पहला तो अल्फाबेट होगा पर बाकी उसके बाद हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, सिंबल हो, अंडरस्कोर हो। जैसे यहाँ पे पहला लेटर तो अल्फाबेट ही लिया, पर बाद में हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं चाहे और अल्फाबेट्स भी। और तीसरा रूल है कि वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे ये दो वेरिएबल अलग अलग होंगे, यहाँ पे भी माई लिखा है, यहाँ पे भी माई लिखा है, तो इनका केस अलग है, लोअर केस में है, ये अपर केस में, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। चौथा रूल है कि पाइथन में जो वेरिएबल की लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है। और पांचवा है कि पाइथन के वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट वो रिजर्व वर्ड नहीं होनी चाहिए। पाइथन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए कुछ अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल में प्रिंट है, ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अगर हम प्रिंट नाम का वेरिएबल यूज करें तो एरर आएगी, क्योंकि ये पाइथन में रिजर्व्ड है, इसका कुछ अलग से काम है, ये फंक्शन है, इसका यूज हम नहीं कर सकते। तो पाइथन में कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम वेरिएबल का नाम देने के लिए नहीं कर सकते हैं। लास्ट रूल है कि वेरिएबल के नाम में स्पेसेस नहीं हो सकते, वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे माई नेम एक वेरिएबल, या इसके बीच में स्पेस आ गई तो अगर हम इसका यूज करते हैं वेरिएबल का नाम देने के लिए तो एरर रहेगी। ये रूल्स थे नाम देने के लिए वेरिएबल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये पहला पार्ट था सेकंड चैप्टर का, इसमें हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप डिस्कस करे। आगे का जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।